Good morning, dear students. So, beta, we are discussing about chapter number 4, the making of a global world. तो बेटा लास्ट जो हमने वीडियोस डिस्कस किए हैं तो उसमें हमने डिस्कशन किया था हाउ इंडियंस एक्सपेंडेड देयर बिजनेस विद ब्रिटिश ट्रेड एंड हाउ इंडियन टेक्सटाइल एंड एंटरप्रेन्योर्स दे वर्कड. ओके, तो वो सारी बातें हमने की थी. क्लियर. उससे पहले हमने इंडेंचर लेबर के बारे में किया था. उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, पेज नंबर 92, द इंटर वॉर इकोनॉमी. ठीक है, टॉपिक क्या है? द इंटर वॉर इकोनॉमी. ठीक है, इंटर वॉर इकोनॉमी मीन्स एज यू नो इन 1914 टू 1918 हमने क्या किया, वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 1939 to 1945 this period has suffered second world war. ओके, तो 2 वर्ल्ड वॉर अब तक दुनिया में हो चुके हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945. अब जब वॉर चलते हैं तो आपको पता है वॉर तो हमेशा बेटा डिस्ट्रक्शन ही लेके आता है, बर्बादी ही लेके आता है. ठीक है, हम किसी भी कंट्री के साथ वॉर कर लें, हम वहाँ पे बम गिराएंगे, वहाँ बर्बादी होगी. वो हमारे ऊपर बम गिराएंगे, हमारे यहाँ बर्बादी होगी. बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लोगों के बिजनेस ठप हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि वॉर टाइमिंग में तो फैक्ट्रीज बंद ही रहेंगी. लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा, कोई कहीं नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो वॉर क्या होता है? वॉर हमेशा से क्या लाता है? डिस्ट्रक्शन ही लेके आता है. बट वो पीरियड में क्या होता है? प्रोडक्शन कोलैप्स हो जाते हैं, प्रोडक्शन तो बंद हो जाता है. ठीक है, एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है, अदर कंट्रीज से हमारे लिंक टूट जाते हैं. बट खाने को तो चाहिए, तो खाने को चाहिए तो इसीलिए जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. एंड और बहुत सारी ऐसी नेसेसिटी गुड्स हैं जिनके रेट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे. तो एक नए तरीके का इकोनॉमी रीशेप हो जाता है. ठीक है, यानी जो सिस्टम पहले चल रहा था बिल्कुल बदल जाएगा. क्लियर. सो बेटा पेज नंबर 92, द इंटर वॉर इकोनॉमी. स्टार्ट, ओपन योर बुक्स. So the first world war 1914 to 1918 was mainly fought in Europe. पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो कहाँ लड़ा गया? वो मेनली यूरोप में ही लड़ा गया. आप देखो वो मेनली यूरोप में किन किन के बीच में लड़ा गया था? देखो मैं यहाँ पे यूरोप का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये है, ये वाला जो कंट्री है ये है पोर्तुगाल. ये वाला कंट्री है स्पेन. ठीक है, एंड ये है फ्रांस. और इसके यहाँ ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, देन अब यहाँ ये जो कंट्री है ये है इटली. ये वाला कंट्री है स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड का मैं नाम नहीं लिख रहा यहाँ पे. बीच में यहाँ पे 2 और कंट्री हैं. ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है. ठीक है, ये है जर्मनी.
ये कौन सा कंट्री है? जर्मनी। फिर यहाँ पर ये है चेकोस्लोवाकिया और ये है ऑस्ट्रिया, और आगे है लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, और यहाँ आगे है रशिया। क्लियर? तो मैं ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देखो मेनली, ये मैं दोबारा नाम लिख रहा हूँ इसका, ये है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी ये वाला, ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, ये स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, ये है चेकोस्लोवाकिया, ये है इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, और ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब आप देखो ये सारे यूरोप में आपस में पड़ोसी देश हैं, बट इनकी पुराने टाइम से ही बनती बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। सब एक दूसरे से लगते थे, लगे रहते थे, लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है, एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती रहती थी इनके बीच में। तो क्या हुआ, अब फ्रांस और यूके की हमेशा से लड़ाइयाँ चलती रही, सदा लड़े हैं ये आपस में, ठीक है। कौन कौन? फ्रांस और यूके, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस। अब क्या हुआ, इधर से जर्मनी, फ्रांस, इनकी भी कोई ऐसी पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक दूसरे के बीच इनमें वो जो खिंचाव था वो बढ़ता गया और आपस में क्या हो गई, जंग छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। तो शुरू में ये जोश जोश में फ्रांस, यूके, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, रशिया, ये कंट्रीज़ आपस में लड़ना शुरू हो गई। किस चक्कर में? इनको ये था बहुत जल्दी जो है वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, और लड़ाई ख़त्म होने के बाद हमें यहाँ एरियाज़ कब्जे करने को मिलेंगे, तो हमारी टेरिटरी एक्सपेंड होंगी, ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आप देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 वॉज मेनली फॉट इन यूरोप, बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब वो लड़ा तो कहाँ गया था? लड़ा मेनली यहीं पे गया, इन कंट्रीज़ के बीच में लड़ा गया था, बट उसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिला। Notably for our concern in this chapter, it plunged the first half of 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome। और इतनी बर्बादी हुई कि 3 डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है, 3 डिकेड लगे उसको संभलने में, ठीक है, और तब तक दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया। During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war, ठीक है। अब इसी पीरियड में क्या हुआ कि बहुत वाइडस्प्रेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर से एक और लड़ाई जो है वो छिड़ गई। सो वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लड़ाई के दौरान क्या क्या बदला, किन किन चीज़ों में बदलाव आ गया, क्या क्या रिचुअल्स बदल गए, क्या क्या लोग, कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो गई, वो देखो आप। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज यू नो, वॉज फॉट बिटवीन 2 पावर्स ब्लॉक्स। ऑन द वन साइड वर एलीज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, लेटर ज्वाइंड बाय यूएस। एक तरफ कौन थे? यूके, ठीक है, मैं यहाँ रेड कलर दे रहा हूँ, जो एलीज पावर थे, यूके, फ्रांस, ठीक है, एंड रशिया, ये, ठीक है। एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे एलीड पावर, और बाद में फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया की हेल्प में या उनकी साइड से कौन लड़ाई लड़ने में ज्वाइन हो गया था? यूएस, यानी कि अमेरिका, यानी कि एलीज में कौन कौन थे? एक थी एलीज पावर, हिंदी में इनको बोलते हैं मित्र राष्ट्र, और इसमें कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, एंड लेटर ज्वाइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये तो थी एलीज पावर। अगेंस्ट पावर कौन थी? उनको बोलते थे एक्सिस पावर, हिंदी में बोलते हैं धुरी राष्ट्र। सेकंड साइड कौन थे? एक्सिस पावर, ठीक है। तो अब देखो एक्सिस पावर कौन कौन सी हैं।
So on the other one side were allies Britain, France and Russia, later joined by US. On the opposite side there were central power Austria, Hungary, Germany and Ottoman Turkey. देखो एक साइड कौन थे? जर्मनी, ये मैं ब्लैक शेड से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया थोड़ा और एरिया में था, यहाँ तक फैला हुआ था, हंगरी भी था, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? सेंट्रल पावर, ठीक है। और यहाँ पर एक कंट्री है नीचे, टर्की, जो एशिया और यूरोप के बिल्कुल यहाँ पे है। बट उस टाइम पे ऑटोमन टर्की, यहाँ का जो किंग था ऑटोमन एम्पायर, वो काफ़ी एरिया में था, ठीक है। वो यहाँ तक फैला हुआ था, टर्की में, नीचे इजिप्ट में। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, जो टर्की का एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो एक तरफ कौन थे? ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जर्मनी, एक्सिस पावर में तो थे ये, ठीक है। दूसरी तरफ फ्रांस, यूके, रशिया। तो मेनली सारी जो पावर थी वो कौन सी थी? रशियन पावर्स ही थी, ठीक है। यूएस तो बाद में फ्रांस की सपोर्ट में ज्वाइन हो गया था। तो एक्सिस पावर कौन कौन सी हैं? जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी जो थे वो इकट्ठे ही पावर थे, ठीक है बेटा। तो अब देखो आगे। So when the war began in August 1940, many government thought it would be over by Christmas and it lasted more than 4 years. शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई, इनको लग रहा था कि हद मार के अगस्त 1914 में लड़ाई शुरू हुआ, ठीक है। कब शुरू हुआ? अगस्त 1914 में। उनको लगा हद मार के क्रिसमस तक लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर। तो उनको लगा कि 25 दिसंबर से पहले पहले लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमें एरिया कब्जाने को मिलेंगे। बट वो लड़ाई एज उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं चली। लड़ाई कब तक चली? 4 साल तक। 1918 में जाके मामला ख़त्म हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर। इससे पहले ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई थी। The fighting involved the world's leading industrial nation, which now harnessed the vast power of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. अब लड़ाई लड़ने वाले जो कंट्रीज थे सारे पावरफुल थे और सारे इंडस्ट्रियल पावर थे। यूके के अंदर बहुत इंडस्ट्री थी, फ्रांस में बहुत इंडस्ट्री थी, जर्मनी में, रशिया में, ठीक है। यानी सारी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो पावर्स थी वो इस लड़ाई को लड़ रही थी। सबके पास मॉडर्न वेपन्स थे, हथियार थे, और पॉसिबल जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता था एनिमी के लिए उतना डिस्ट्रक्शन जो था वो हो रहा था। So this war was thus the first modern industrial war. That's why we call that first modern industrial war. It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapon, etc. अब इससे पहले जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें तो क्या होता था? तलवारें होती थी, ठीक है, स्पीयर्स, भाले होते थे, स्वर्ड्स एंड बोज एंड एरोज, ये सब होती थी। बाद में मैचलॉक्स यानी बंदूकें इस्तेमाल होने लग गई। बट अब तो क्या था? टेक्निक और ग्रो कर गई थी, तो मशीन गन्स थे, टैंक थे, एयरक्राफ्ट, ठीक है, उनसे बॉम्बिंग, एरियल बॉम्बिंग हो रहा था। So on a massive scale, these were all increasingly product of modern large scale industry. अब ये जो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उस टाइम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, बड़े बड़े कारखाने लग गए थे। पहले तो उनमें कॉटन बनता था, बट जब वॉर टाइम शुरू हुआ यानी लड़ाई शुरू हो गई, तब उन कॉटन फैक्ट्रीज ने भी कॉटन का काम छोड़ छोड़ के वॉर मटेरियल बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। So to fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the frontiers on large ships and trains. अब इतने लंबी चौड़ी लड़ाई चल रही है, बड़ी लड़ाई चल रही है, तो सोल्जर्स भी ज़्यादा चाहिए।
तो पूरी दुनिया से ही सोल्जर जो थे वो लाए गए और यहाँ लड़ने में उनको लगाया गया। पूरी दुनिया से सोल्जर क्यों आए? लड़ाई तो यूरोप की थी, क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, इन्होंने बाकी दुनिया के कई कंट्रीज़ पे कब्जे किए हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया भर के इलाकों से लोग पकड़ पकड़ के लाए जाते और उनको लड़ाई में लगाया जाता था एज अ सोल्जर। टू स्केल द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। उस लड़ाई में 9 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए, यानी 90 लाख लोग लगभग, एंड 20 मिलियन इंजर्ड यानी 2 करोड़ लोग जो थे वो इंजर्ड, घायल हुए। वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म। इससे पहले ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतने लोग भी मारे जाएंगे। पहले तो क्या होता था, आमने सामने ऐसे हथियारों से, तलवारों से लड़ने के लिए आर्मी आती थी, हद मार के 50,000 से ज़्यादा किसी पास फौज होती नहीं थी, किसी किसी के पास थी ज़्यादा बड़ी आर्मीज़। ठीक है, पर इतने भी नहीं मरते थे। बट अब तो क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई थी, टेक्निक ग्रो हो गई, तो नई नई मशीन गन, टैंक वगैरह ने क्या किया, बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन किया, बर्बादी हुई, लोग मरे। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मेन ऑफ वर्किंग एज। अब लड़ाई में तो फिर जवान बंदे चाहिए, तो जवान बंदे लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसीलिए जो मरने वाले लोग थे वो भी ज़्यादातर किस एज के थे? वर्किंग एज के थे। ठीक है, यानी कि वो अराउंड 15 ईयर से लेके और 40-45 ईयर तक के लोग ही होते थे। सो दीज डेथ एंड इंजरी रिड्यूस द एबल बॉडीज वर्कड इन यूरोप। अब उसकी वजह, अब इतने लोग इस एरिया में मारे गए। ठीक है, लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हो गए। पॉपुलेशन तो यहाँ ज़्यादा पहले थी नहीं, तो अब क्या हुआ, वर्किंग एज के तो लोग मारे गए, जो जवान लड़के थे काम करने लायक वो तो मारे गए। अब क्या, इस एरिया में लेबर की हो गई कमी, काम करने वाले लोगों की कमी हो गई। इसलिए क्या हुआ, और दूसरी चीज़, मेन तो लड़ाई में लगे हुए थे। अदरवाइज जैसे इंडिया में होता है ना, वीमेन को काम करने के रिगार्डिंग बड़ी एक नैरो माइंडनेस है, भाई औरतें काम नहीं करनी चाहिए, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बट यूरोप में तो लड़कियां कहीं भी आती हैं, जाती हैं, अपने अकेले भी काम कर लेती हैं। वहाँ पे भी पहले ऐसी थिंकिंग नहीं थी। ठीक है, पहले वहाँ पे भी ऐसे ही थे, भाई वीमेन को काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। वो तो कब चेंज हुआ माइंड, जब यहाँ वर्ल्ड वॉर में ज़्यादातर जो मेन थे वो मारे गए, और वो भी वर्किंग एज के, कुछ और मेन जो थे वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनकी जो वीमेन थी घर में, उनको घर चलाने के लिए काम वगैरह करने पे निकलना पड़ा। तो अब वो क्या हो गई, काम करने के लिए आ गई, तो धीरे धीरे वीमेन का भी एक वैसा ही कल्चर डेवलप हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक चेंज आ गया लाइफ में, यानी जो वीमेन पहले मैसिव स्केल पे काम नहीं करती थी, अब बहुत सारी वीमेन जो थी वो काम करने लग गई थी, और वो भी इंडिपेंडेंटली। अब कोई ये भी नहीं कहता था भाई ये वीमेन काम कर रही है, अब वहाँ ऐसे कोई टेंडेंसी नहीं रह गई थी, क्योंकि ज़रूरत ही ऐसी हो गई। सो विद फ्यूअर नंबर विद इन द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन आफ्टर द वार। अब घर में से जवान बंदे मारे गए, तो जो फैमिलीज थी उनके काम करने वाले लोग तो मारे गए या फिर इंजर्ड हो गए। ठीक है, तो उनकी जो इनकम थी वो डिक्लाइन हो गई, इनकम तो उनकी बिल्कुल कम हो गई। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। और ड्यूरिंग वॉर जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी अपने जो पहले प्रोडक्शन करते थे, उन्होंने वो छोड़ के नए टाइप के प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और ज़्यादातर वॉर मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। Entire societies were also reorganized for war as men went to battle. Women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. तो क्या हुआ, सोसाइटी ने भी एक न्यू शेप ले लिया, मेन लड़ाई लड़ने में चले गए, और जो बाकी काम यानी कि जो पहले सिर्फ मेन ही काम किया करते थे उन कामों में भी अब औरतें आने लग गई थी। So the war led to the snapping of economic links between some of world's largest economic power, which were now fighting each other to pay for them. Okay, so what is saying, the war led to the snapping of economic links between some of world's largest economic power, and which were now fighting each other to pay for them. अब क्या हो गया, कहाँ तो पहले बिजनेस लिंक्स थे, अब क्या हो गए, वॉर लिंक हो गए। या तो वो एलीज है यानी कि साथ मिल के लड़ रहे हैं, या वो एक्सिस हैं यानी कि या फिर अगेंस्ट लड़ रहे हैं।
सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज यूएस पीपल। ठीक है, अब क्या हुआ, यूके यूएस के साथ, पहले यूके का ही, इंग्लैंड का ही यूएस पे कब्जा था, अमेरिका पे कब्जा था। ठीक है, और फ्रांस ने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प किया था। ठीक है, 1776 में। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प क्यों की? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की बनती नहीं थी और इंग्लैंड का कब्जा था अमेरिका पे, इसलिए फ्रांस ने इनका नुकसान करने के चक्कर में अमेरिका को हेल्प किया और इंग्लैंड से उनको आज़ादी दिलाई। तब से अमेरिका फ्रांस की बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, अमेरिका फ्रांस की हर जगह हेल्प करता है। अब यूके और यूएसए की उस टाइम बनती नहीं थी या इतना पॉजिटिव रिलेशन नहीं था, क्योंकि यूएसए ने यूके के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बड़ी मुश्किल से इनसे आज़ादी पाई थी, जैसे हम इंडियंस ने पाई है। ठीक है, तो बट अब क्या था, अब तो वो एक साइड से ही लड़ रहे थे, क्योंकि यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, ये चारों कंट्री एक साइड से ही लड़ रही थी। तो इंग्लैंड ने लड़ाई लड़ने में अमेरिका के बैंकों से काफ़ी लोन लिए, कर्जे लिए, इवन जो अमेरिका के टॉप मोस्ट रिच पीपल थे उनसे भी लोन लिए और लोन ले लेके वो लड़ाइयाँ लड़ी। Okay, so Britain borrowed large sum of money from US bank as well as the US public. Thus the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. अब यानी कहानी उल्टी हो गई, कहाँ तो यूके वर्ल्ड में लीड करता था बिजनेस में और यूके कर्जे देता था, अब क्या हो गया, यूएस जो कभी इंटरनेशनल डेटर था यानी जो कभी देनदार था, अब वो लेनदार हो गया था। उसने यूके अदर कंट्रीज को कर्जे दे दिए, ठीक है, लोन दे दिए, तो यूएस की तो सिचुएशन ही पलट गई। In other words, at the end wars and the US and its citizen owned more overseas assets than foreign government and citizen owned in the US। तो वॉर ख़त्म होते होते जो सिनेरियो था उल्टा हो गया। अब अमेरिकन लोगों ने अदर पीपल से पैसा लेना था, ठीक है, और इतना ज़्यादा लेना था कि बाकियों का अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था जितना अब अमेरिकन लोगों ने अदर से लेना हो गया था। ठीक है, तो यूएस का क्या हो गया, यूएस के लिए तो बिल्कुल बेनिफिट हो गया। उसके बाद तो यूएस ने काफ़ी ग्रोथ किया, ठीक है, और काफ़ी पॉजिटिव कंडीशन जो है वो यूएस के लिए रही हैं। क्लियर? तो ये क्या है, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी वॉर के टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, बदलाव होते हैं, वो जो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो सिनेरियो चेंज हुआ वर्ल्ड में, ठीक है, उसके बाद ऑटोमन टर्की का भी पावर कम हो गया, इवन इन्होंने रशिया ने एंड जर्मनी, यूके, इन्होंने काफ़ी जर्मनी से काफ़ी हर्जाना लिया था। आपको याद होगा 9th क्लास में लास्ट ईयर हमने नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें आया था वाइमर रिपब्लिक से काफ़ी इन्होंने उनका गोल्ड ले लिया था, उनकी आर्मी ख़त्म कर दी थी जर्मनी वालों की। ठीक है, और इनका मेन जो प्रोडक्टिव एरिया था, ठीक है, मेन उनका जो मिनरल वाला एरिया था राइनलैंड, वो फ्रांस ने ले लिया था। तो काफ़ी एक हार्श पीस ट्रीटी जर्मनी पे लगाई गई थी, टर्की पे भी लगाई गई। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, जो हिटलर है, हिटलर ने जर्मनी के लोगों को प्रॉमिस किया, अभी मैं जर्मनी की पहले जैसी वैल्यू बनाऊंगा, और आपने देखा था फिर जर्मनी में हिटलर ने क्या क्या किया, तो वो उसका ही एक आउटकम था, उसका ही एक रिज़ल्ट था। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके टाइम पे जो चेंजेस आए वही हम कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद जो रिकवरी हुई है, ठीक है, वो रिकवरी कैसे हुई। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।